एक भाषा जिसे देववाणी कहा गया, यानी देवताओं की भाषा। एक भाषा जिसमें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, वेद और उपनिषद लिखे गए। एक भाषा जो हजारों सालों तक भारत की पहचान रही। वो भाषा थी संस्कृत। लेकिन आज वो भाषा कहाँ है? हमारे रोजमर्रा के जीवन से संस्कृत ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। क्या ये अचानक हुआ? क्या किसी ने इसे खत्म करने की साजिश की, या कहानी कुछ और है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम समय में पीछे जाएंगे और उन कारणों को खोजेंगे जिनकी वजह से एक समय की सबसे शक्तिशाली भाषा आज सिर्फ किताबों और मंत्रों तक सिमटकर रह गई है। ये कहानी संस्कृत के गायब होने की नहीं, बल्कि उसकी बदल जाने की है। सबसे पहले एक बात साफ करना जरूरी है। संस्कृत गायब नहीं हुई और न ही ये एक मृत भाषा है जैसा कि कई लोग मानते हैं। भाषा विज्ञान की नज़र में संस्कृत की स्थिति वैसी ही है जैसी यूरोप में लैटिन की है। लैटिन आज कोई बोलता नहीं, लेकिन इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी कई भाषाएं उसी से निकली हैं। ठीक उसी तरह संस्कृत आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। हिंदी, मराठी, बंगाली और दक्षिण भारत की भाषाओं में भी हजारों शब्द संस्कृत से ही आए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये कैसे मरी, बल्कि सवाल ये है कि ये आम लोगों की जबान से कैसे उतर गई। इसकी शुरुआत किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि भारत के अंदर ही हुई थी, जब भाषा आम आदमी से दूर हो गई। शुरुआती वैदिक काल में संस्कृत शायद आम बोलचाल की भाषा रही होगी, लेकिन समय के साथ ये बदल गई। लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि नाम के एक महान विद्वान ने संस्कृत का व्याकरण लिखा, जिसे अष्टाध्यायी कहते हैं। उन्होंने भाषा को नियमों में ऐसा बांधा कि ये बेहद शुद्ध, सटीक और परिष्कृत हो गई। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी हुआ। संस्कृत इतनी कॉम्प्लेक्स और कठिन हो गई कि ये सिर्फ विद्वानों, पंडितों और राज दरबार तक ही सीमित रह गई। ये ज्ञान की भाषा बन गई, लेकिन जन की भाषा नहीं रही। उसी समय भारत के आम लोग संस्कृत का सरल रूप बोल रहे थे, जिसे प्राकृत कहा जाता था। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। जब महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने अपने उपदेश दिए, तो उन्होंने जानबूझकर संस्कृत को नहीं चुना। उन्होंने प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं को चुना, ताकि उनका संदेश सीधे आम जनता तक पहुंच सके। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने संस्कृत को धर्म और राजकाज के ऊंचे सिंहासन से नीचे उतारना शुरू कर दिया। चैप्टर 3, सत्ता का परिवर्तन। जब दरबार की भाषा बदल गई, हजारों सालों तक संस्कृत को राजाओं और सम्राटों का संरक्षण मिला। गुप्त साम्राज्य जैसे काल को तो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन 12वीं सदी के बाद जब भारत में तुर्की और फारसी शासकों का आगमन हुआ, तो सत्ता की भाषा बदल गई। सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य ने फारसी को अपनी दरबारी और प्रशासनिक भाषा बनाया। अब नौकरी, व्यापार और सत्ता में आगे बढ़ने के लिए संस्कृत नहीं, बल्कि फारसी सीखना जरूरी हो गया। इसने संस्कृत को राज दरबार से बाहर कर दिया। हालांकि पंडित और विद्वान तब भी संस्कृत में लिखना और पढ़ रहे थे, लेकिन उसे जो राजकीय सहारा मिलता था वो लगभग खत्म हो गया। चैप्टर 4, आखिरी चोट। अंग्रेजी राज और आधुनिक शिक्षा। संस्कृत के ताबूत में आखिरी कील ठोकी अंग्रेजों ने। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश राज ने भारत में अपनी शिक्षा नीति लागू की, तो उनका मकसद था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन सोच और समझ से अंग्रेज हो। लॉर्ड मैकॉले ने साफ कहा कि भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। अब अच्छी नौकरी, कानून की पढ़ाई और आधुनिक विज्ञान सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का ही बोलबाला हो गया। अंग्रेजी भविष्य की भाषा बन गई और संस्कृत अतीत की एक धरोहर बनकर रह गई, जिसे सिर्फ कुछ विद्वान ही सहेज रहे थे। एक नदी जो सागर में मिल गई, तो संस्कृत अचानक गायब नहीं हुई। ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कई कारण थे। ये खुद बहुत कठिन होकर आम लोगों से दूर हो गई। फिर प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं ने इसकी जगह ले ली, और अंत में अंग्रेजी ने इसे आधुनिक दुनिया से लगभग काट दिया। लेकिन संस्कृत एक नदी की तरह है।
जो भले ही आज अपनी मुख्य धारा में न बह रही हो, लेकिन उसकी हजारों छोटी छोटी धाराएं आज भी भारत की हर भाषा और संस्कृति को सींच रही हैं। ये हमारी जड़ों में है, हमारे डीएनए में है, और जब तक भारत है, संस्कृत किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहेगी।